हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है त्रिवेद आईएएस में। आज की इंडियन एक्सप्रेस के इस डिस्कशन में हम महत्वपूर्ण जो न्यूज़ और आर्टिकल हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। आज है 6 सितंबर और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है वह है कि भारत का जो परमाणु क्षेत्र है उसको लिबरलाइज किया जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं। तो उससे क्या चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी और क्या उसके लिए सजेशन हो सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पृष्ठभूमि की। तो देखिए, सरकार है वो दो महत्वपूर्ण जो कानून है उनमें संशोधन लाना चाहती है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो विदेशी उपकरण विक्रेता हैं उनको भारत में निवेश और साझेदारी का अवसर मिलेगा। क्योंकि देखिए, अभी देखते हैं तो परमाणु ऊर्जा है वहाँ पे जो विदेशी निवेश है वो बहुत ही सीमित है और डायरेक्टली तो इसमें है भी नहीं। परमाणु ऊर्जा में जैसे जो सप्लाई है, इंस्ट्रूमेंट है, उनके लिए ज़रूर है। तो सरकार क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विदेशी उपकरण हैं वो भारत में, जो उपकरण विक्रेता हैं वो भारत में निवेश करें और साझेदारी करें। लेकिन जो ये विदेशी कंपनियां, इनकी दो बड़ी चिंताएं हैं। दो चिंताएं क्या हैं? एक तो है क्वालिटी को लेके, गुणवत्ता मानक हैं उनकी कमी को लेके, एक है साइबर सुरक्षा को लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणवत्ता संबंधित क्या चुनौतियां हैं। देखिए, भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है वो अभी किस पे आधारित है? PHWR पे, यानी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर पे आधारित है। अब ये होते क्या हैं? जैसे लाइट वाटर रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये होते क्या हैं ये आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं कि भारत है वो मेनली अभी किस पे है? PHWR पे। लेकिन अभी जो वैश्विक स्तर पे बात करें तो मेनली किस पे है? लाइट वाटर रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का बोलबाला है, वहाँ पे इनको महत्व दिया जा रहा है। तो भारत के जो Tier 2 और Tier 3 जो सप्लायर्स हैं जो कि छोटे और मध्यम स्तर की आपूर्ति करते हैं, वो क्या है कि ये जो वर्तमान की जो नई तकनीक है, लाइट वाटर रिएक्टर वाले है ना, और जो मॉड्यूलर वाले हैं, तो वो उस तकनीकी की मांग को पूरा करने के लायक नहीं है, सक्षम नहीं है। सेकंड मुद्दा है साइबर सुरक्षा को लेके। तो देखिए, जो विदेशी कंपनियां, उनका कहना है कि यदि साइबर हमला होता है तो इससे क्या है कि जो संवेदनशील सूचनाएं हैं वो चोरी हो सकती हैं, न्यूक्लियर प्लांट है उसका संचालन बाधित हो सकता है जो ऑपरेटर हैं उनको होस्टेज बना लिया जाए। इसके अलावा अन्य है जो उपकरण आपूर्ति है उसमें देरी और लागत में बढ़ोतरी की। देखिए, ये देखा जाता है कि मैक्सिमम जगह ये देखा जाता है कि जहाँ पे परमाणु ऊर्जा के जो संयंत्र लगाए जाते हैं, है ना, उनके जो उपकरण होते हैं उनमें आपूर्ति में देरी होती है या फिर उनकी लागत बढ़ जाती है। तो मेनली कारण क्या क्या है? तो देखिए, एक होता है कि जो सप्लायर्स होते हैं उनकी गुणवत्ता को लेके काफ़ी समस्याएं रहती हैं। स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी कमी है, तकनीकी खराबियां हैं, ये सब देखने के कारण मिलती हैं, जिसके कारण क्या है, या तो लागत बढ़ जाती है या समय बहुत लगता है। भारत की मौजूदा स्थिति की बात करें कि क्या क्या मतलब संस्थागत ढांचा क्या है वर्तमान में, तो सबसे पहले है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। याद रखना आपको, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है जो कि मुख्यतः क्या कार्य करता है? जो भी डिज़ाइन होती है उनको सर्टिफिकेशन देता है, यानी सर्टिफिकेट प्रदान करता है। दूसरा है NPCIL, यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये किसको देखता है? तो ये मेनली देखता है जो उपकरण होते हैं उनकी आपूर्ति को और गुणवत्ता को। तो अगर हम देखें कि जो NPCIL है उसका रिकॉर्ड कैसा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे वर्षों से कोई भी विकिरण हादसा नहीं हुआ है। लेकिन जो नई तकनीक है जैसे LWR और स्मॉल मॉड्यूलर वाला रिएक्टर है उनकी, तो वहाँ पे सप्लायर्स का जो अनुभव है और जो क्षमता है वो काफ़ी सीमित है, जिसके कारण जो NPCIL है उसकी भूमिका बढ़ जाती है। तो भारत के लिए सुधार के क्या सुझाव हो सकते हैं? सबसे पहला है कि हमें गुणवत्ता का उन्नयन करना होगा, बेहतर बनाना होगा। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि जो वेंडर क्वालिटी प्रोग्राम है उसको शुरू किया जा सकता है, यानी वेंडर कौन? जो आपूर्ति करते हैं उपकरणों की, तो उनके लिए क्वालिटी प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है राष्ट्रीय स्तर पे। इसके अलावा जो छोटे और मध्यम आपूर्तिकर्ता हैं उनके लिए हमें प्रशिक्षण प्रदान करना होगा, उनको प्रमाणन देना होगा, सर्टिफिकेशन देना होगा। इसके अलावा गुणवत्ता निगरानी हेतु थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करना होगा, TPI करना होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है ना, ये आप किसी में भी लिख सकते हैं। जो भी कोई परियोजनाएं चला जा रही हैं, जो स्कीम चलाई जा रही हैं, उन सब में इस वर्ड को लिख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं मानव संसाधन के विकास की। तो देखिए, हमें आवश्यकता है कि जो उच्च प्रशिक्षित, जो गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञ हैं वो हमारे पास हो।
तो गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हमें जो मानव संसाधन है उसको अच्छे से प्रशिक्षित करना होगा, समय समय पर निरीक्षण करना होगा और निर्णय के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना होगा। वेंडर बेस है उसका विस्तार करना होगा, ऐसा नहीं कि कुछ ही जो वेंडर हैं उन पे हम निर्भर रहें। विशेष करके न जो सेक्टर हैं जैसे रिएक्टर प्रेशर वेसल हैं, स्टीम जनरेटर हैं, हीट एक्सचेंजर्स हैं, प्राइमरी पाइपिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंसल्टेशन है, इंसुलेशन है, इन सब के लिए हमें आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर की। तो होता क्या है, देखिए ये निर्भर करता है कि उसमें किस प्रकार से जो मॉडरेटर है उनका यूज किया जाता है, कौन से ईंधन का यूज किया जाता है, उस पर निर्भर होता है कि किस प्रकार का वो रिएक्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर की। तो देखिए इसमें है वो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक यूरेनियम का, नेचुरल यूरेनियम का, यानी जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है उसी का प्रयोग किया जाता है। और मॉडरेटर है उसके रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, D2O का प्रयोग किया जाता है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, हेवी वाटर का। ये क्या है, परमाणु ऊर्जा, भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसकी रीड है। विशेषता क्या है, देखिए भारत के जो वर्तमान में जितने भी मैक्सिमम जो रिएक्टर लगे हुए हैं वो इसी पे आधारित हैं, किस पे, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर पे। जैसे कि तारापुर है, काकरापार है, राजस्थान का है केगा वाला, सभी किस पे आधारित हैं, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर पे। भारी जल की बात करें तो जो हेवी वाटर होता है वो क्या करता है, जो न्यूट्रॉन होता है उसको धीमा करता है और रिएक्शन को नियंत्रित करता है। देखिए जब परमाणु है, ईंधन है, उसका क्या होता है, विघटन होता है, विखंडन होता है। तो विखंडन में क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है ना, न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो ये अत्यधिक संख्या में न हो जाए, है ना, जो रिएक्शन चेन है वो लिमिट से बाहर नहीं हो जाए, इसके लिए आवश्यक होता है मॉडरेटर की, जो उसको धीमा करें और रिएक्शन उसको नियंत्रित करें। तो प्राकृतिक यूरेनियम पे ये चल सकता है। इसके लिए जो समृद्ध यूरेनियम होता है इनरिच करने की आवश्यकता होती है, उसकी ज़रूरत नहीं होता है। अब लाभ क्या है इससे, देखिए भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त है। क्यों, क्योंकि भारत में जो प्राकृतिक यूरेनियम है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इससे क्या है, जो हमारी आत्मनिर्भरता की बात है वो बढ़ जाती है। डिज़ाइन है वो उसमें भी काफ़ी सुरक्षा है और ये काफ़ी बेहतर है। लेकिन इसकी लिमिट्स की बात करें तो विश्व स्तर पर भी ये तकनीकी अब उतनी लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि देखिए मेनली इसमें जो भारी जल का जो उत्पादन है वो काफ़ी महंगा होता है। इसके अलावा जो विश्व स्तर पर अन्य तकनीक है, इसके कारण क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है वो सीमित हो जाता है, क्योंकि अभी जो लाइट वाटर रिएक्टर है उसका बोलबाला है। तो बात करते हैं लाइट वाटर रिएक्टर की। तो देखिए उस जो पहले वाला प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर था उसमें क्या है, D2O का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि जो साधारण जल होता है H2 होता है ना, वही पर्याप्त है। दूसरी बात कि वहाँ पे क्या है, प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग होता था। यहाँ पे किसका होगा, इनरिच्ड होगा, समृद्ध जो यूरेनियम है उसका प्रयोग किया जाता है। और विश्व के जो सबसे अधिक जो प्रचलित रिएक्टर हैं वो इसी पे आधारित हैं, लगभग 75% इसी पे आधारित है। इसके भी कई प्रकार हैं, जैसे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर हैं जो कि सबसे आम है। इसके अलावा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हैं वो भी हैं। तो अधिकांश देश हैं जैसे USA, रूस, फ्रांस, जापान, ये इसी का उपयोग करते हैं। भारत भी है वो रूस के सहयोग से जो कुडनकुलम में लगाया गया है वो भी किस पे आधारित है, लाइट वाटर रिएक्टर पे आधारित है, ये आपको याद रखना है। देखिए लाभ क्या है, देखिए ये प्रून है, विश्वसनीय तकनीक है, इस पे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, सप्लाई चेन आसान है और इसकी जो उत्पादन की क्षमता है वो काफ़ी अधिक है, लगभग 1000 मेगावाट तक है। लेकिन लिमिट्स क्या है, देखिए इसके लिए इनरिच्ड यूरेनियम की आवश्यकता होती है। भारत के पास ये उपलब्ध नहीं है, इसलिए भारत को क्या करना पड़ेगा, आयात है। दूसरा है कि इसमें सुरक्षा जोखिम सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे आपने सुना होगा 3 माइल आइलैंड है, फुकुशिमा जो दुर्घटना हुई थी जापान में, वो इसी से जुड़ी हुई थी। इसके बाद में आता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो ये देखिए क्या छोटे आकार के होते हैं, जो कि अक्षमता कितनी होती है इनकी, 50 से लेकर 300 मेगावाट तक की। लेकिन सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि इनको क्या है कि पहले से रेडी कर लिया जाता है कहीं भी,
किसी भी फैक्ट्री में तैयार किया जा सकता है ना। और फिर क्या होता है कि जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको आराम से असेंबल किया जा सकता है। तो क्या है कि वहाँ पे कोई भी साइट पे ले जाके इनको यूनिट्स को जोड़ा जा सकता है। तो क्या है ये बहुत ही ईजी होता है, और उनमें जो टाइम लगता है, जो चीज़ें होती हैं उनमें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। तो ये लेकिन अभी क्या है, ये उभरती हुई तकनीक है। USA, रूस, चीन, कनाडा इसकी ओर अग्रसर है। ये देखिए काफ़ी लचीली है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड जो बिजली उत्पादन है उसके लिए उपयोगी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं ना कि जो सौर ऊर्जा है उसमें हम किसको रूफ टॉप जो है उसको बढ़ावा देते हैं। तो उसका कारण ही क्या होता है कि जो अलग अलग एरिया हैं, छोटे छोटे एरिया हैं, वहाँ तक भी आराम से बिजली पहुँच सके। तो वैसा ही ये होगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में। क्या होगा कि आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है, कम लागत होती है, निर्माण का समय भी बहुत कम होता है, सुरक्षा है वो काफ़ी बेहतर होती है इसकी। जो दुर्गम और छोटे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आराम से लगाया जा सकता है। ग्रिड फ्रेंडली हैं और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ हाइब्रिड सिस्टम के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन सीमाएं क्या हैं, देखिए अभी ये पूर्णतः कार्यरत नहीं है, व्यावसायिक स्तर पर ये सीमित रूप में ही उपलब्ध है। निवेशक हैं वो अनिश्चितता और उच्च प्रारंभिक लागत है। अंतर्राष्ट्रीय मानक और नियम हैं वो भी पूरी तरीके से इसके लिए विकसित नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अगले न्यूज़ की, तो वह है वन भूमि पर खनिज खोज हेतु बोर होल ड्रिलिंग में छूट दी गई है सरकार के द्वारा। तो देखिए पर्यावरण मंत्रालय, उसकी जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है उसने निर्णय लिया है कि अब क्या होगा कि एक 10 किलोमीटर का एरिया है, 10 किलोमीटर का एरिया है, तो वहाँ पे कितना जो बोर होल हो सकते हैं, तो अब हो सकते हैं 62 से लेके 80 बोर होल हो सकते हैं। तो इतने ड्रिल किया जा सकते हैं। उद्देश्य क्या है, देखिए खनिज हैं, और खनिज हैं वो मेनली उपलब्ध हैं कहाँ पे, वनों में। तो वहाँ पे अगर इस तरीके से खुदाई की जाए, मतलब खनन किया जाए वहाँ पे, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे समस्या हो सकती है। तो ये क्या है, जो बोर होल किया जाता है वो मेनली कब किया जाता है, जब रिसर्च हो रही हो, मतलब कि हाँ यहाँ पे खनन हो, मतलब खनिज हो सकते हैं। तो अन्वेषण के दौरान इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये सिर्फ अन्वेषण के लिए होता है, याद रखिएगा। अगर वहाँ पे खनिज उपलब्ध होते हैं कि हाँ वहाँ पे पाए गए, तब वहाँ पे प्रॉपर्ली खनन के लिए छूट दी जाती है। तो देखिए इससे क्या होगा कि जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980, उसके तहत जो कि फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी आवश्यक होती है, उससे अब इनको छूट दी गई है, मुक्ति मिल गई है ना। तो अब इतना किया जा सकता है। तो ये लगातार ये निर्णय जो खनन मंत्रालय और कोयला मंत्रालय उसकी मांग पे लिया गया है। पहले क्या था, हमें याद रखने की आवश्यकता है नहीं। तो देखिए इसमें पहले पेड़ों की कटाई की भी अनुमति थी, वो अब भी है। अब बोरहोल क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं बोरहोल होता है। तो देखिए एक संकीर्ण और गहरा छेद होता है जिससे क्या है, धरती के भीतर जो खनिज अयस्क या तेल या गैस है उसको खोजा जाता है। तो मेनली जो खनन की जो खोजी प्रक्रिया होती है, अन्वेषण होता है, उसका हिस्सा होता है। अब नए प्रावधान की शर्तें क्या क्या है, देखिए जो ड्रिलिंग हो सकती है वो केवल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक हो सकती है। कारण क्या है, क्योंकि इस समय जो वन्य जीवों की जो गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। रात्रि है, अगर मान लीजिए उस समय खनन होता है, ये ड्रिलिंग होती है, तो इससे क्या है कि जो जीव है वहाँ वन्य जीव हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही जो खोज का कार्य है वो पूर्ण हो जाता है तो उसको फिर तुरंत सीमेंट से बंद करना होगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का है उसका भी पालन करना होगा। तो देखिए ये कौन से क्षेत्र हैं, तो देखिए जो संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं जैसे इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है या क्रिटिकल हैबिटेट है, वहाँ पे ड्रिलिंग नहीं हो सकती, ये याद रखना आपको। और दूसरा है कि ड्रिलिंग से पहले जो भी स्थल होगा उसका प्रॉपर्ली सर्वे किया जाना आवश्यक है। अब जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए उनका कहना है कि जो प्रभाव होता है इनका ड्रिलिंग का वो अस्थायी होता है, क्योंकि एक स्थल है उस पर बोरवेल जो गतिविधियाँ होती हैं मैक्सिमम 20 दिन के लिए होती हैं, उसके बाद में उनको बंद कर दिया जाता है। तो उनका कहना है कि जो दीर्घकालिक प्रभाव होता है वो नगण्य होता है। हालांकि जब ड्रिलिंग होती है तो जो मशीन की आवाज़ होती है उससे वन्य जीव की जो मूवमेंट है वो प्रभावित होती है। जो नदी नाले हैं उसमें पानी अवरुद्ध हो सकता है, तेल ग्रीस का रिसाव हो सकता है, जिससे क्या है जो जलीय प्रजातियाँ उन पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।
वहीं अब सरकार ये औचित्य की बात करें तो सरकार का कहना है कि जो अधिकांश खनिज है वो कहाँ पे है, वन क्षेत्रों में है। खनिज खोज काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे आर्थिक विकास के लिए और ऊर्जा सुरक्षा के लिए। और जो छूट लेने की जो बात है वो काफ़ी समय लेने वाली होती है ना, तो छूट प्रक्रिया उससे तेज होगी। अब बात करते हैं अगली हमारी न्यूज़ की, भारतीय कृषि और जीएसटी सुधार। देखिए जीएसटी सुधार तो हो गए हैं है ना, लेकिन भारतीय कृषि क्षेत्र है उसमें और भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाना आवश्यक है। तो भारतीय कृषि की समस्याएं क्या है? देखिए एक तो है वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन है, काफ़ी बड़ी समस्या है। संगठित प्रोसेसिंग है, इसकी कमी है ना। देखिए वैल्यू एडिशन क्या है कि सिर्फ कच्चा माल है ना, कच्चा माल है वो बेचा जाता है, तो कच्चे माल के बजाय हम क्या करें, तैयार उत्पाद की तरफ जाएं, और ये हमारा अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, मूल्य संवर्धन नहीं है। दूसरा संगठित प्रोसेसिंग की कमी है, किसानों की उपज से लेकर उपभोक्ता की थाली है ना। एक कीवर्ड यहाँ पे याद रखिएगा, मेंस में जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हो और एग्रीकल्चर से संबंधित हो, विशेषकर फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फार्म टू फोक, यानी कि खेती उपज से लेके खेत से लेके और जो उपभोक्ता उसकी थाली तक है ना, उसमें क्या है बेहतर एकीकरण नहीं पाया गया है, तो ये बड़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा एक और कारण भी था कि कई तरीके के टैक्स थे, जैसे राज्य स्तरीय ड्यूटी थी, सेस लगते थे, सरचार्ज लगते थे। हालांकि ये जब सारी समस्याएं थी, ये जब जीएसटी लागू हुआ था उससे समाप्त हो गई थी। हालांकि जीएसटी के कारण भी बहुत सारे इशू आ गए थे, क्योंकि एक ही प्रकार के उत्पाद होते थे, उन पे अलग अलग टैक्स लगता था। जैसे घी की बात करें तो वो किस प्रकार का घी है तो उस पर अलग अलग टैक्स लगता था, तो इससे क्या है कि बड़ी चुनौतियाँ थी, बड़ी समस्याएं थी। तो अब क्या है, नवीनतम जो जीएसटी सुधार किए गए हैं उससे क्या है, लगभग सभी जो कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं उन पे या तो अब 0 लगेगा या फिर 5% जीएसटी ही लगेगा। तो समान उत्पादों पर जो अलग अलग कर था उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। सभी जो डेयरी उत्पाद हैं उन पे 5% लग गया और दूध है उस पर 0 कर। इसका परिणाम क्या होगा, देखिए अब एक ही प्रकार का घी है, घी तो है लेकिन वो बनाया गया अलग अलग तरीके से, तो उससे क्या होगा कि अब मिलावट होती थी, क्योंकि प्राइस में उससे प्रभाव पड़ता था जीएसटी के कारण। तो अब क्या है, अब जब सभी का मूल्य बराबर है, सभी का टैक्स बराबर है, तो क्या है इससे सरलता है कि दूसरा मिलावट की जो प्रवृत्ति है वो कम होगी। कृषि यंत्र है उन पे भी राहत है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो कृषि यंत्र हैं उन पे 5% जीएसटी लगाया गया है। लेकिन ये जो यात्रा है, जो टैक्स रिफॉर्म है, ये सिर्फ एक पक्षीय है ना, एक ही मतलब पक्ष को सही कर सकता है। असली चुनौतियाँ क्या हैं कृषि क्षेत्र की, तो पहला है फार्म प्रोड्यूस की मार्केटिंग, मूवमेंट और स्टॉक है ना पर लगी बाधाएं को हटाना, ये सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। देखिए सरकार के द्वारा 3 जो कृषि कानून लाए गए थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, लेकिन राजनीतिक दबाव में उन्हें वापस ले लिया गया। उसके बाद सरकार ने फिर से क्या किया कि बहुत सारे ऐसे थे जैसे गेहूं, चावल, चीनी और दाल, इन पे क्या है निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा है कि इनकी स्टॉक की भी लिमिट तय कर दी गई कि इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं हो सकता। इसके कारण क्या है, जो ये वाली चीज़ें थी मार्केटिंग, मूवमेंट और स्टॉकिंग, ये क्या है इसकी भावना और कमज़ोर हुई, यानी सुधार की जो भावना थी कृषि क्षेत्र में वो और कमज़ोर हुई। तो देखिए जीएसटी सुधार से कर प्रणाली सरल और न्यायपूर्ण हुई है, लेकिन कृषि की जो असली मजबूती है तब आएगी जब किसानों को मुक्त बाजार मिले, बेहतर बुनियादी ढांचा मिले और नीति स्थिरता हो। तो कृषि सुधारों को अब और गंभीरता से हमें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। अगली हमारी जो न्यूज़ है वो पंजाब को लेकर है, जो कि दोहरी आपदा का केंद्र बन गया है। कैसे, देखिए आपको पता होगा कि जब भारत पाक संघर्ष हो रहा था उस दौरान भी पंजाब को ब्लैकआउट्स, मिसाइल अलर्ट और सीमा पार तनाव ये काफ़ी झेलने पड़े थे। उसके बाद में बाढ़ आ गई है, तो इसके कारण क्या है, जो राज्य की जो कृषि और पुनर्प्राप्ति रिकवरी की उम्मीद थी वो अब बेहतर नहीं हो पा रही है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो नदियां हैं उनको लेके। तो देखिए ऊपर की जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, ये पाक को लेके हैं। फिर रावी, सतलज और व्यास, इन पे भारत। ठीक, लेकिन जो आपकी
सतलज और व्यास हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो पूर्णतः कहाँ पे हैं, भारत में, पूर्णतः भारत में है। लेकिन जो रावी है वो बड़ी समस्या है, रावी नदी, क्योंकि देखिए इसका एक पार्ट है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, और एक है भारत में। तो इससे क्या है कि अभी जो पाकिस्तान है उसके द्वारा जो रावी नदी है ना, उस पे मतलब दोनों तरफ क्या बनाया जा रहा है, दीवार बनाई जा रही है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पाकिस्तान है वो इसमें क्या है कि लगभग 90 किलोमीटर लंबी, 30 फीट 300 फीट चौड़ी और 27 फीट ऊंची दीवार बनाने की परियोजना ला रहा है। तो देखिए जो ये रावी नदी है ना, यही कारण बनती है मेनली बाढ़ का। तो पाकिस्तान है इस पे बांध बना रहा है, स्पूर्स बना रहा है, तटबंध बना रहा है, और इसके फिर क्या करता है, जल को नियंत्रित करने की रणनीति अपनाता है। 1988 की जो बाढ़ आई थी वो भी इसी का वैसा ही परिदृश्य है जैसा वर्तमान में था। तो इसी कारण पाकिस्तान है वो वहाँ पे कोई परियोजना शुरू की है। तो देखिए इससे क्या है कि जब पाकिस्तान ही कर रहा है तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। भारत को भी एक हमें मजबूत जो फ्लड कंट्रोल सिस्टम है, रीइंफोर्स्ड तटबंध है, उसमें निवेश करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज की। देखिए जो पंजाब के किसान हैं वो बड़ी मात्रा में किस पे निर्भर हैं, भूजल पे निर्भर हैं। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मास्टर प्लान है, याद रखना आपको, मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मास्टर प्लान, इसके तहत क्या कहा गया था कि जो पंजाब है उसको 11 लाख जो आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर है उसको बनाने की आवश्यकता है। यानी कि जो जल है उसको भूमि के अंदर भेजने के लिए हमें 11 लाख आर्टिफिशियल रिचार्ज जो स्ट्रक्चर है उसकी आवश्यकता है। इससे क्या होगा कि लगभग जब वर्षा होती है तो 1200 मिलियन क्यूबिक मीटर वर्षा है उसका जल संचय हो सकता है। इससे क्या होगा, जो भूजल है वो उसका जो लेवल है वो बढ़ेगा और उपलब्ध हो पाए। तो इससे क्या होगा, जो दीर्घकालिक जल सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो पाएगी। तो अभी जो चल रहा है उसके लिए हमें क्या किया जाने की आवश्यकता है। तो देखिए 3 तरीके के प्लान किए जाने की आवश्यकता है कि अभी तत्कालिक क्या किया जा सकता है। जब भी आप कभी लिखें है ना, तो इस तरीके से प्रयास करें कि जो सुधार हैं, विशेषकर जब एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी को लेके आए कोई क्वेश्चन, तो आपको जो समाधान है वो इस तरीके से बताने चाहिए। तत्कालिक क्या है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है वहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तत्कालिक प्रयास क्या किया जा सकता है, मध्यम अवधि में क्या किया जा सकता है और दीर्घकाल में क्या किया जा सकता है, ये चीज़ें हमें लिखनी चाहिए इस तरीके से। तो देखिए एक होता है कि अभी जब बाढ़ आई है तो हमें बाढ़ में तुरंत क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए खेत हैं वो पानी से भर गए हैं, गाद भर गई है उनमें, तो इसको बाहर निकालना है। इसके लिए क्या करना होगा, उनको पर्याप्त मात्रा में डीजल उपलब्ध करवाना होगा। आगे भी एग्रीकल्चर को गतिविधियाँ उनको करना है, तो इसके लिए क्या है कि जो भी बीज और उर्वरक है उसको मुफ्त प्रदान करना चाहिए, विशेषकर जो डूबे हुए खेत हैं उनके लिए। इसके लिए जो पीएम किसान योजना है, प्रधानमंत्री किसान योजना, उसके तहत जो पैसा दिया जाता है उसकी हमें यह है कि अतिरिक्त एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किस्त दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो कृषि मशीनरी है ना, जो ख़राब हो गई है या उन पे गाद जम गई है, तो उनकी मरम्मत के लिए, डीसिल्टिंग के लिए और सामाजिक सुरक्षा हेतु भी सीधे लाभ प्रदान किए जाने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल हैं, घर हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो ये है कि जो पीएम आवास योजना और शिक्षा मिशन पोर्टल है उनके लिए हमें सीधी राहत देनी चाहिए। इसके लिए क्या किया जा सकता है, जियो टैगिंग की जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी सरकारी गतिविधियाँ होती हैं है ना, उसके लिए कोई परियोजना चलाई जाती है तो उसमें आप ये वर्ड जरूर लिखिएगा, जियो टैगिंग करना, जियो टैगिंग करना। तो जो भी क्षतिग्रस्त घर हैं, स्कूल हैं, उनकी जियो टैगिंग करना और फिर उनको सीधी राहत प्रदान करना। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि देखिए इससे जो खेत मजदूर थे वो भी प्रभावित हुए हैं, तो उनको भी 10% राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। बात करते हैं दीर्घकालिक सुधार क्या हो सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन है वो बड़ी समस्या है। तो इससे क्या है, जो दक्षिणी एशियाई मानसून और अनिश्चित
हो गया है। ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो क्या है, बहुत अधिक अनिश्चित हो गया है जलवायु परिवर्तन के कारण। कभी अत्यधिक चरम स्थितियां देखने को मिलती हैं, तो कभी क्या होता है बाढ़ आ जाती है और कभी सूखा आ जाता है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। तो देखिए 2025 की बात करें तो जो वर्षा है वो 15 से 30% अधिक हुई है और चरम बाढ़ व सूखा देखने को मिला है। जो सिंधु जल संधि है वर्तमान में, वो क्या है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो बदलाव आए हैं उनको संबोधित करने में सक्षम नहीं है। इसमें क्या है, अनुकूलन की कमी है और जलवायु लचीलापन नहीं है। तो जो सिंधु जल संधि निलंबित करने का जो निर्णय था वो इस दिशा में नए ढांचे की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। तो इस तरीके से देखिए 3 चीज़ें होगी। तत्कालिक राहत क्या हो सकती है, किसानों और मजदूर को सीधा नकद व सामग्री सहयोग करना। मध्यम अवधि में क्या हो सकता है कि मजबूत तटबंध बनाएं, भूजल का पुनर्भरण करें। दीर्घकालिक क्या हो सकता है, सिंधु जल संधि जैसे ढांचों का पुनर्विचार करना और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन करना। तो इसका मतलब है कि हमें केवल तटबंध पर निर्भर रहना नहीं है, बल्कि देखिए जो पंजाब है भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीमा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हमें इसको मजबूत करना होगा। तो देखिए जो अभी हमने देखा कि क्या किया जा सकता है ना, अब मेन देखते हैं कि कारण क्या थे पंजाब में बाढ़ के। तो देखिए ये है, ये देखिए 2 आर्टिकल थे तो अलग अलग थे, तो इसीलिए हम इनको शामिल कर लिया गया। तो पंजाब में भयंकर बाढ़ आई हुई है, 23 जिले हैं वो बाढ़ग्रस्त घोषित हो गए हैं। तो इतना बहुत कुछ नुकसान हो चुका है, जो कृषि भूमि है वो भी काफ़ी बर्बाद हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक कारण क्या है। देखिए बाढ़ का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है भौगोलिक। तो देखिए जो पंजाब है वो 5 नदियों की धरती है, रावी, व्यास, सतलज, घग्गर और कई छोटी धाराएं। यहाँ की जो मिट्टी है वो तो काफ़ी उपजाऊ है, जैसे कि कृषि है जिसके कारण कृषि समृद्धि है। यहाँ पे 20% जो देश का 20% गेहूँ का उत्पादन है, धान उत्पादन लगभग 12% है, जबकि यहाँ पे पूरे इंडिया की भूमि का केवल कितना परसेंट है, सिर्फ 1.5% है। लेकिन जो ये उपजाऊ भूमि है वो कहाँ पे है, नदी तटीय क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। तो क्या है कि बहुत सारी जो नदियाँ हैं है ना, उसके बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में ये एरिया है, ये उपजाऊ भूमि है। इसके अलावा जैसे जो ऊपरी एरिया है ना, जो हिमालय एरिया है वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनका अगर अतिरिक्त वर्षा होती है, जल होती है, तो क्या है, चूँकि ये जो पंजाब है ये निचला एरिया है तो वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना और बढ़ जाती है। ये भी भौगोलिक कारण है। तो इससे क्या है कि जैसे हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से आने वाला जो अतिरिक्त जल है वो पंजाब की नदियों को बाढ़ के प्रति संवेदनशील बनाता है। जैसे हाल ही का घटनाक्रम देखें, भौगोलिक कारण किस प्रकार से है। तो देखिए हिमाचल में भारी वर्षा होती है, तो इससे क्या है, जो व्यास नदी है उसमें ज़्यादा जल आ जाता है क्षमता से अधिक, जिससे क्या है कि जो पंजाब है वहाँ पे जो नदियों का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा है कि जो रावी है वहाँ पर भी जम्मू और हिमाचल में जल है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जब जल ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वहाँ पे एक माधोपुर बैराज है, उसके 2 गेट टूट जाते हैं। तो इससे क्या है, जो रावी का जो जल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है। इसके अलावा ये तो हो गए ऊपरी क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण। दूसरा है मालवा क्षेत्र जो कि दक्षिणी पंजाब है, वहाँ पर क्या हुआ कि भारी बारिश हुई जिससे जल भराव हो गया। IMD है उसका कहना है कि जो पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर है वहाँ पे सामान्य से लगभग 45% अधिक वर्षा हुई है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक तो होगी ये भौगोलिक समस्या, उसके बाद और क्या समस्याएं हैं। तो देखिए जो बांध बनाए जाते हैं नदियों पे, एक वो बड़ी समस्या है। तो बांधों को लेके क्या समस्या अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आती है बाढ़ प्रबंधन को लेके भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये 2 समस्याएं और हैं। तो भौगोलिक हम डिस्कस कर चुके हैं, अब देखते हैं बांध और बाढ़ प्रबंधन को लेके क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पे बांध कौन कौन से हैं। तो देखिए सतलज पे है आपका भाखड़ा जो कि हिमाचल बिलासपुर में है। व्यास नदी पे कौन सा है, पौंग है। ये आपको याद रखना, प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। तो व्यास पे कौन सा है, पौंग है, जो कि कहाँ पे है, कांगड़ा हिमाचल में। इसके अलावा रावी नदी पे है थीन या फिर रंजीत सागर बांध है जो कि पंजाब और जम्मू है उसकी सीमा पे है। अब बात करते हैं इनका संचालन कौन करता है। तो देखिए जो भाखड़ा व पौंग है उसका तो करता है भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड BBMB।
थीन का कौन करता है, तो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन और सिंचाई विभाग है वो करता है। अब समस्या क्या है देखिए इनमें, तो देखिए समस्या क्या है कि जो ये बांध है उसमें जब जल भर जाता है तो फिर क्या है, वो अचानक जल छोड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, नीचे जो एरिया होते हैं उनमें बाढ़ आ जाती है। सबसे बड़ा जो उदाहरण है इसका कि जो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड है वो क्या करता है कि ये जो बांध बनाए गए भाखड़ा व पौंग, उसका ध्यान किस पे रहता है कि भाई जो सर्दी है, सर्दी का टाइम आता है तो क्या है कि जो पर्याप्त जल उपलब्ध होता रहे, तो पर्याप्त जल उपलब्ध हो सिंचाई के लिए, किसके लिए, सिंचाई के लिए। और दूसरा है कि बिजली का उत्पादन, ये दोनों बना रहे, बस उसका मूल ध्यान किस पे रहता है, इन दोनों पे चीज़ों पे रहता है। वो इस चीज़ को कभी नहीं देखता है कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा वर्षा हुई तो उसका प्रबंधन कैसे करना है, वो इसको नहीं रखता है। और वो क्या करता है, फिर अचानक से जल छोड़ देता है, किसी को समय पे कोई चेतावनी नहीं देता है, उसका बस काम यही है कि भाई ज़्यादा वर्षा हो गई, पानी ज़्यादा आ गया तो छोड़ दो इसको अचानक, वो उसका फोकस बस इसी पे रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बाढ़ आने का। तो क्या है कि जो BBMB है वो जल संरक्षण को प्राथमिकता देता है, बाढ़ नियंत्रण को नहीं, और समय पर चेतावनी भी नहीं देता है, जिससे नुकसान और बढ़ जाता है। इसके अलावा 2022 में कुछ संशोधन किए गए थे, उसमें कहा गया था कि जो यहाँ के जो अधिकारी होंगे वो सिर्फ पंजाब हरियाणा से नहीं लिए जाएंगे, बल्कि पूरे भारत के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे नियुक्त किए जा सकते हैं। तो इससे भी पंजाब की जो नाराज़गी है वो और बढ़ी। अब बात करते हैं मानव निर्मित कारण की। तो देखिए भौगोलिक कारण पढ़ लिए हमने, है ना, जो नेचुरली जो चीज़ रूप से होती हैं, ये जो बांध है उसमें किस प्रकार की समस्या। अब बात करते हैं मानव निर्मित कारण की। देखिए जो बांध हैं उनका वैज्ञानिक व पारदर्शी प्रबंधन नहीं किया जाता है। जैसे कि हमने देखा कि जो माधोपुर बैराज था, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जल आ गया। जब जल आ गया तो क्या है, जो प्रशासन है उसने वो उनके गेट ही नहीं खोले, और जब गेट नहीं खोले तो वो अचानक टूट गए गेट, और ये क्या दर्शाता है, प्रशासनिक समन्वय की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा अवैध खनन बहुत है, इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या हो, जो बांध होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा उनका समुचित रख रखाव नहीं किया जाता, मरम्मत नहीं की जाती है। नदियों की सफाई है उस पर पर्याप्त निवेश नहीं होता है। ये मानव निर्मित कारण है। तो अब समाधान क्या हो सकता है, सबसे पहले है बांध प्रबंधन सुधार में। तो देखिए बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या है कि पर्याप्त हमें फ्लड क्वेश्चन बनाना होगा, यानी कि ढांचा बनाना होगा हमें बाढ़ नियंत्रण के लिए। जल छोड़ने से पहले हमें चेतावनी जारी करनी होगी, समन्वित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो दूषित बांध होते हैं उनका सुदृढ़ीकरण करना होगा, तो उन पे क्या है कि जो अवैध खनन है उस पर हमें सख्त रोक लगानी होगी। जो भी मिट्टी के बांध हैं उनको मजबूती प्रदान करनी होगी, नियमित निगरानी करनी होगी, उनको क्लीन भी करना होगा, डिसेल्टिंग भी करना होगा। इसके अलावा जो नदियाँ हैं उनका पुनर्जीवन करना होगा, जैसे कि सिल्ट हटाना, डिसिल्टिंग करना, और बाधाओं हैं उनको दूर करना। हालांकि इसमें जो लागत है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे क्या है, लेकिन जो दीर्घकालिक नुकसान है उससे बचाव संभव हो पाएगा। आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणाली उसको बेहतर करना होगा। केंद्र और राज्य स्तर पर बेहतर फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा हमें गांव स्तर है वहाँ पे सामुदायिक तैयारी है उसको करना होगा, मतलब समुदाय की जो भागीदारी है उसके बिना ये चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।